गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास मैथ्स गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के मैथ्स का न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी यूनिट 7 का दूसरा चैप्टर है। यूनिट 7 का जो पहला चैप्टर था वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इसके पहले जो हम लोगों ने कंप्लीट किया स्टैटिस्टिक्स, वो यूनिट 7 का पहला चैप्टर था। आज हम लोग यूनिट 7 के दूसरे चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रोबेबिलिटी का जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो क्लास 10 में आपसे नहीं पूछे जाते हैं। एग्ज़ाम में आपसे जो थ्योरी का पार्ट है, थ्योरी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको क्लास 10 के एग्ज़ाम्स में, चाहे सीबीएसई हो, झारखंड बोर्ड हो या कोई भी स्टेट बोर्ड हो, आपको कहीं भी जो है प्रोबेबिलिटी से थ्योरी में से कुछ नहीं पूछा जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी का पहला वीडियो है, आपको प्रोबेबिलिटी के बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होने चाहिए। जैसे प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी में कौन कौन से टर्म्स यूज होते हैं, ये जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं सिर्फ वही मैं आज के इस वीडियो में आपको बताऊँगा, जिसको जानना थोड़ा ज़रूरी है। मान लीजिए आप प्रोबेबिलिटी बनाते हैं, आप प्रोबेबिलिटी बनाना जानते हैं, लेकिन उससे रिलेटेड जो टर्म्स आप यूज कर रहे हैं अगर आप उसके बारे में नहीं जानते हैं तो थोड़ी दिक्कतें होती हैं। इसलिए मैंने कोशिश की है कि पहले मैं आपको प्रोबेबिलिटी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट्स जो हैं, इम्पोर्टेंट टर्म्स जो यूज होते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करते समय, वो आपको मैं बता दूं। उसके बाद हम लोग अगले वीडियो से सिर्फ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जो क्लास 10 में अलग अलग तरह के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो हम लोग अगले वीडियो से सॉल्व करेंगे। तो हम लोग जो है इंट्रोडक्टरी पार्ट को समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या है। हम लोग अपने दैनिक जीवन में, अपने डेली लाइफ में हर दिन कहीं ना कहीं ऐसे स्टेटमेंट से गुजरते हैं, ऐसा स्टेटमेंट हम लोग सुनते हैं जिस स्टेटमेंट में कोई भी क्लैरिटी नहीं होती है, सर्टेनिटी नहीं होती है, निश्चितता नहीं होती है। निश्चितता का मतलब कि वो काम होगा ही, ये कोई कंफर्म नहीं कर सकता। जैसे मान लीजिए बादल पूरे छाए हुए रहते हैं आसमान में, लेकिन हम लोग ये नहीं कह सकते कि बारिश 100% होगी ही। हम लोग कहते हैं कि मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि आज बारिश हो। तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली मतलब उम्मीद है, ज़्यादा उम्मीद ये है कि बारिश होगी, लेकिन ये कन्फर्म नहीं है कि बारिश होगी ही। दूसरा ये है कि अगर हम लोग मान लीजिए कहीं जा रहे हैं, मान लीजिए ट्रेन पकड़ने ही जा रहे हैं, तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि नहीं ट्रेन स्टेशन पे आ चुकी होगी। तो ये तो नहीं पता रहता है ना कि ट्रेन हमारी स्टेशन पे आ चुकी है। हो सकता है आ चुकी भी होगी, या फिर आने वाली होगी, या फिर आके जा चुकी होगी। तो क्या होता है ना, डेली लाइफ में हम लोग हर दिन बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट को सुनते हैं या फिर हम लोग खुद बोलते हैं जिसमें क्या होता है कि सर्टेनिटी नहीं होती है, मीन्स 100% निश्चित नहीं होता है कि वो होगा, बट हम लोग को ये उम्मीद होता है, संभावना होता है कि ये हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी जो है एक मैथ का वो ब्रांच है जिसमें हम लोग संभावनाओं के बारे में पढ़ते हैं। किसी भी चीज़ के होने की जो संभावना होती है, जैसे हम एक कॉइन को टॉस करते हैं, मान लीजिए टॉस करने के बाद हम लोग 100% नहीं कह सकते कि हेड ही आएगा, या फिर ये नहीं कह सकते हैं कि टेल ही आएगा। लेकिन जब क्रिकेट मैच होता है तो दो कैप्टन्स आपस में जब टॉस करने फील्ड पे जाते हैं तो पहला हेड बोलता है। अगर उसे 100% पता ही होता है कि हेड ही है, तब तो वो पहले ही जीत गया होता। तो वहाँ पे क्या है ना कि सर्टेन है कि दोनों में से कोई आएगा, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि हेड ही आएगा या फिर टेल ही आएगा। हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। तो जहाँ पे हमें जो घटना है, कोई भी इवेंट जो है, उसके होने की संभावना के बारे में, या फिर किसी इवेंट को होने का जो कितना चांस है उसके बारे में जिसमें हम लोग पढ़ते हैं, वो हमारा प्रोबेबिलिटी होता है। तो यहाँ पे मैंने डिफिनेशन में लिखा है, प्रोबेबिलिटी इज ए कॉन्सेप्ट विच न्यूमेरिकली मेजर्स द डिग्री ऑफ सर्टेनिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ इवेंट। प्रोबेबिलिटी जो है एक कॉन्सेप्ट है जिसमें किसी भी इवेंट के होने का
जो निश्चितता है कि वो कितना हो सकता है, कंफर्म नहीं है कि वो 100% होगा, इसलिए डिग्री ऑफ सर्टेनिटी है। डिग्री ऑफ सर्टेनिटी का मतलब किसी भी इवेंट के होने का न्यूमेरिकली कितना चांस है, क्योंकि वो 100% तो हो नहीं सकता, इसलिए कितना चांस है उसका होने का, हमारे फेवर में कितना है, वो जिसमें हम लोग निकालते हैं उस कॉन्सेप्ट को हम लोग प्रोबेबिलिटी कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में आप समझिए, किसी भी इवेंट के होने की जो संभावना जिसमें होती है, किसी भी घटना के होने की संभावना जिसमें हम लोग पढ़ते हैं, वो हमारा प्रोबेबिलिटी होता है। प्रोबेबिलिटी को हिंदी में हम लोग प्रायिकता कहते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि बारिश होने वाली है, मोस्ट प्रोबेबिलिटी क्या है कि बारिश हो सकती है, लेकिन 100% ये नहीं है कि बारिश होगी। तो यहाँ पे क्या है, प्रोबेबिलिटी है कि हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। हम लोग एग्ज़ाम दे के आते हैं तो कहते हैं हम लोग हो सकता है फर्स्ट डिवीज़न हो जाएंगे, तो ये कंफर्म तो नहीं है कि हम फर्स्ट डिवीज़न हो जाएंगे। अगर मान लीजिए आप फर्स्ट डिवीज़न कंफर्म है, तो कभी कोई घर में पूछ लिया बेटा 90% आएगा क्या, शायद पापा आ सकता है, मम्मी शायद आ सकता है 90%, तो आप ये नहीं कर रहे हैं कि 90 आ ही जाएगा, हो सकता है 90 भी आए, हो सकता है 80 भी आपका आ सकता है। तो जहाँ पे हम लोग संभावनाओं के बारे में पढ़ते हैं, किसी भी चीज़ के होने की संभावना के बारे में जिस ब्रांच में हम लोग पढ़ते हैं मैथमेटिक्स का, उसे ही हम लोग प्रोबेबिलिटी कहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको प्रोबेबिलिटी का जो है मतलब समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स को समझते हैं। पहला टर्म हमारा है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या होता है? प्रोबेबिलिटी में एक्सपेरिमेंट का मतलब है एन ऑपरेशन विच कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम्स इज कॉल्ड एन एक्सपेरिमेंट। वो ऑपरेशन, एक ऑपरेशन है एक्सपेरिमेंट जो प्रोड्यूस करता है, जिसमें एक वेल डिफाइंड आउटकम आता है। जैसे कि मान लीजिए आप एक डाइस को रोल करते हैं, पासा को आप फेंके, जब डाइस को आप फेंकते हैं तो आपको पता होता है कि उसमें जो आउटकम है 1 से लेके 6 तक ही आएगा, तो वो वेल डिफाइंड आउटकम है। या तो 1 आएगा, या फिर 2 आएगा, या फिर 3 आएगा, 4, 5, 6, कुछ भी 6 में से कोई एक नंबर ही आएंगे। तो वो हमारा क्या हो गया, एक एक्सपेरिमेंट हो गया। थ्रोइंग ए डाइस एक एक्सपेरिमेंट हो गया, क्योंकि उसमें क्या है कि हमारा आउटकम्स कन्फर्म है कि 1 से 6 तक ही आने वाला है। या फिर आप कॉइन को टॉस करते हैं, तो कॉइन को जब टॉस करेंगे तो क्या होगा, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। उसमें भी वेल डिफाइंड है कि हेड या फिर टेल ही आने वाला है। तो कॉइन का टॉस करना भी एक हमारा एक्सपेरिमेंट हो गया, क्योंकि उसमें भी आउटकम वेल डिफाइंड है। और क्या है, रोलिंग ए डाइस को रोल करना भी हमारा क्या हो गया, एक एक्सपेरिमेंट हो गया, क्योंकि उसमें भी जो है हमारा आउटकम वेल डिफाइंड है कि 1 से 6 तक ही आएगा। तो हम लोग समझ रहे हैं यहाँ पे कि वो ऑपरेशन जिसमें आउटकम्स हमारा वेल डिफाइंड हो, जिसमें इसका आउटकम हमें पता हो कि इसका यहाँ से यहाँ तक आ सकता है, ये आ सकता है, तो जिसका आउटकम वेल डिफाइंड होता है, उस ऑपरेशन को हम लोग एक्सपेरिमेंट कहते हैं। और उस एक्सपेरिमेंट में जो हर आउटकम आता है, जैसे कि आप डाइस के केस में लें, तो डाइस के केस में आपका जो आउटकम आएगा, हर आउटकम, तो एक आउटकम 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। ये 6 आउटकम्स में से ही कोई आएंगे आपका। तो हर आउटकम 1 हमारा एक इवेंट हो गया, 2 हमारा एक इवेंट हो गया, 3 हमारा इवेंट हो गया, 4 हमारा इवेंट हो गया, 5 हमारा इवेंट हो गया, 6 भी हमारा इवेंट हो गया। वही मैंने यहाँ पे लिखा है, ईच आउटकम इज कॉल्ड एन इवेंट। जो वो वेल डिफाइंड आउटकम है, उसमें से हर आउटकम को हम लोग एक इवेंट कहते हैं। कॉइन के केस में हेड टेल ये दोनों अलग अलग हैं और दोनों इवेंट हैं। उम्मीद करते हैं आपको एक्सपेरिमेंट और इवेंट भी समझ में आ गया होगा। दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो है रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट, अभी हम लोग एक्सपेरिमेंट समझे, अभी हम समझेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट। एन एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर नोन and the exact outcomes cannot be predicted in advance is called a random experiment। कहता है वो एक्सपेरिमेंट जिसमें सारे आउटकम्स हमें पता होता है। जैसे कि मान लीजिए हम लोग वहाँ पे डाइस का एग्जांपल लेते हैं,
तो इस एक्सपेरिमेंट में हमको सारे आउटकम्स पता है कि हो सकता है 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा या फिर 5 आएगा। तो वो एक एक्सपेरिमेंट जिसमें सारे आउटकम्स नोन होते हैं, मीन सारे आउटकम्स हमको पता है कि 1 से 6 तक ही कोई आएगा, एंड द एग्जैक्ट आउटकम्स कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। लेकिन जब आप थ्रो करते हैं डाइस को, क्या आप बता सकते हैं कि मेरा 1 ही आएगा? नहीं बता सकते। पहले जब आ जाता है तब बोलते हैं मेरा 1 आया। तो वो हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है। जब हम लोग डाइस को रोल किए, हमें पता है कि 1 से 6 तक आएगा, लेकिन अभी जो हम रोल किए उसमें क्या आएगा ये तो हम नहीं बता सकते। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट को हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं, जिसमें हमें सारे पॉसिबल आउटकम पता है कि कहाँ से कहाँ तक आ सकता है, टोटल कितना आउटकम आ सकता है, लेकिन एग्जैक्ट हमारा कौन सा आउटकम आएगा ये हम लोग पहले एडवांस में हम लोग उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। उस तरह के एक्सपेरिमेंट को हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। इसमें आप रोलिंग ए डाइस, टॉसिंग ए कॉइन, या फिर आप प्लेइंग कार्ड्स का एग्जांपल ले सकते हैं, या फिर लॉटरी जो हमारा होता है। लॉटरी में क्या होता है, लॉटरी में सारे जो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं वो हमें पता होता है, लेकिन हमें एग्जैक्ट जो है क्या आने वाला है, हम लोग जब हाथ उस झोली में डालते हैं, जो बैग होता है लॉटरी का, उस बैग में जब हम लोग हाथ को डालते हैं तो हमको ये नहीं पता होता है कि हम जो वहाँ से स्लिप निकालेंगे उस स्लिप में कौन सा हमारा जो है लॉटरी आएगा, लेकिन हमें पता होता है कि इसी में से कोई हमारा आने वाला है। तो वही हो गया टोटल आउटकम। जो पॉसिबल है क्या क्या आ सकता है वो हमें पता होता है, लेकिन एग्जैक्ट क्या आएगा वो हमें पता नहीं होता है। उस तरह के एक्सपेरिमेंट को हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। क्लियर है? अब हम लोग देखेंगे प्रोबेबिलिटी हम लोग किसी भी इवेंट का कैसे निकालते हैं, क्योंकि हम लोग इसी फार्मूला का यूज करेंगे, अभी करेंगे या फिर आगे जैसे जैसे आप 9 से 10 से 11, 11 से 12 जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे। प्रोबेबिलिटी बहुत ग्रेजुएशन तक भी है। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का जो फॉर्मूला है, जिसका यूज हम लोग प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए करने वाले हैं क्लास 10 में, या फिर आगे भी आप करेंगे तो इसी फार्मूला का यूज करना होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी भी इवेंट के होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। जैसा कि क्वेश्चन आपको अगर दिया रहता है तो क्वेश्चन में बहुत सारे आउटकम्स जो आपको बोला जाता है, अगर वो आ गया तो आपके फेवर में है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं, एग्ज़ाम दे के आप आते हैं तो आपको टोटल आउटकम्स, लेट अस सपोज मैथ का रिजल्ट आपको जानना है। मैथ में टोटल मार्क्स कितना है 100। आपका रिजल्ट जो आने वाला है, अगर बोला जाए कि आप अगर 30 से ज़्यादा लाते हैं तो आप पास होंगे, 30 से कम लाते हैं तो आप फेल होंगे। तो आपका प्रोबेबिलिटी क्या है पास होने का? तो टोटल आउटकम्स वहाँ पे कितना हुआ 2। या तो आप पास कर सकते हैं या फिर फेल कर सकते हैं। अगर 30, या तो आप 30 से कम लाएंगे या फिर 30 से ज़्यादा लाएंगे। अगर 30 से कम लाते हैं तो आप फेल, 30 से ज़्यादा लाते हैं तो आप पास। तो आपका टोटल आउटकम्स 2 ही हुआ, या तो फेल या तो पास। लेकिन अगर आपको पास करने का प्रोबेबिलिटी निकालना है तो पास तो एक हुआ आपका फेवर में, तो पास मीन्स एक आउटकम ऐसा है जो आपके फेवर में है और दूसरा हो गया फेल जो आपके फेवर में नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग फेवर में हमारा 1 हो गया, टोटल आउटकम 2 हो गया, तो 1/2 हमारा हो गया पास करने का प्रोबेबिलिटी। तो किसी भी इवेंट के होने का जो प्रोबेबिलिटी होता है वो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, जो हमारे फेवर में आउटकम्स हैं वो हमारे जो होंगे न्यूमरेटर में होंगे, और जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं जो टोटल आने का है, जैसे कि डाइस के केस में 6 आउटकम्स टोटल हैं तो टोटल यहाँ पे 6 हो जाएगा। कॉइन के केस में हेड टेल 2 आउटकम्स हैं तो टोटल आउटकम 2 हो जाएगा। और फेवरेबल जो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है उसके अकॉर्डिंग आपका जो है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट को हम लोग PE से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स को NE से रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे ये नंबर ऑफ इवेंट्स हो गया हमारा, और ये नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस है जिसको हम लोग टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कहते हैं। तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का फॉर्मूला हो गया। उम्मीद करते हैं आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है श्योर इवेंट।
हम लोग इवेंट जान गए कि कोई भी एक्सपेरिमेंट होता है तो एक्सपेरिमेंट वो ऑपरेशन है जिसमें हमें वेल डिफाइंड आउटकम्स मिलते हैं, जिसमें हमें पता होता है कि इसमें जो है इस तरह के आउटकम्स आएंगे। और हर आउटकम को जो एक्सपेरिमेंट हम लोग करते हैं उसमें जो हर आउटकम आता है सिंगल आउटकम, हर सिंगल आउटकम को हम लोग श्योर इवेंट मतलब मीन्स इवेंट कहते हैं। यहाँ पे दो इवेंट मैंने मेंशन किया है, श्योर इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, और तीसरा भी है कम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। श्योर इवेंट क्या होता है? ए श्योर इवेंट इज एन इवेंट विच ऑलवेज हैपन्स। कहता है श्योर इवेंट एक इस तरह का इवेंट है जो हमेशा होता है। जैसे एग्जांपल में आप लें कि अगर आप डाइस थ्रो करते हैं तो डाइस थ्रो करने के बाद अगर आपको ये पूछा जाए कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन 7, तो प्रोबेबिलिटी निकालना है जिसमें हमारा नंबर क्या हो, 7 से कम हो। तो आप देखेंगे कि कन्फर्म आपका वो नंबर आएगा ही आएगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइस में जब हम लोग फाइंड करेंगे तो डाइस में क्या होता है, टोटल आउटकम्स 1 2 3 4 5 6, और हम रोल अगर करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 में ही से कोई नंबर आएगा। तो हम लोग श्योर हो गए कि 7 से कम ही हमेशा मेरा आने वाला है। तो जब हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेस देन 7 फाइंड करेंगे तो हमारा प्रोबेबिलिटी क्या होगा, कन्फर्म है कि हम लोग का आएगा ही आएगा। तो क्या हो गया, वो श्योर इवेंट हो गया कि हमारा जो है लेस देन 7 हमेशा आएगा। लेकिन वही हम लोग पूछें कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8 इन ए सिंगल थ्रो ऑफ डाइस। अब डाइस को हम थ्रो किए, अब हमको बताना है कि उस डाइस में 8 आने का क्या प्रोबेबिलिटी है। तो डाइस में तो 6 तक ही होता है, 8 तो कभी आएगा नहीं, तो वो हमारा इम्पॉसिबल हो गया। तो उसको हम लोग इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। श्योर इवेंट क्योंकि होना कन्फर्म है कि वो होगा ही, इसलिए मैंने लिखा है ये श्योर इवेंट इज एन इवेंट विच ऑलवेज हैपेंस, जो हमेशा होता है वो हमारा श्योर इवेंट होता है। और श्योर इवेंट क्योंकि होगा ही ये पता है हमको, इसलिए उसका जो प्रोबेबिलिटी होता है वो हमेशा 1 होता है। और इम्पॉसिबल इवेंट जो कभी नहीं हो सकता उसका प्रोबेबिलिटी 0 होगा, क्योंकि जब वो होगा ही नहीं तो हमारे फेवर में क्या हो गया, 0। हमको अगर 8 लाना है मान लीजिए किसी भी डाइस में, तो फेवरेबल आउटकम क्या है, 1 से 6 तक उसमें नंबर है, हमको 8 लाना है, मीन्स हमारे फेवर में तो कुछ भी नहीं रहा, 8 तो आएगा ही नहीं। तो हमारा क्या हो गया, फेवरेबल आउटकम 0। अभी हम लोग पढ़े PE = NE/NS, तो फेवरेबल आउटकम 0, लेकिन सैम्पल स्पेस हमारा 6 है, टोटल आउटकम तो 0/6 हमारा 0 हो गया। तो इम्पॉसिबल इवेंट जो है जो कभी हो ही नहीं सकता है उसका प्रोबेबिलिटी 0 होगा, और श्योर इवेंट जो होगा ही उसका जो प्रोबेबिलिटी होगा वो 1 होगा। इट मीन्स प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम 1 आ सकता है जब हम लोग कन्फर्म है कि होगा, और मिनिमम हमारा 0 आ सकता है। जब कुछ होगा ही नहीं तो 0, जब कन्फर्म है होगा वो हमारा 1। इट मीन्स प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 0 से 1 के बीच में वेरी करता है। मिनिमम 0 हो सकता है और मैक्सिमम 1 हो सकता है, और उसका वैल्यू 0 से 1 के बीच में वेरी करेगा। उम्मीद करते हैं आपको श्योर इवेंट इम्पॉसिबल इवेंट में आ गया होगा। उसके बाद हमारा जो इवेंट है वो है कम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। कम्प्लीमेंट्री इवेंट्स जो होता है किसी भी इवेंट का होना और ना होना दोनों एक दूसरे का कम्प्लीमेंट्री होता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम किसी कॉइन को टॉस करते हैं तो उसमें 2 आउटकम्स आएंगे, या तो हेड या फिर टेल आएगा। तो हेड आने का जो इवेंट है और हेड नहीं आने का इवेंट दोनों एक दूसरे का कम्प्लीमेंट्री है। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, द इवेंट नॉट ई इज कॉल्ड द कम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ई। मीन्स ई अगर मान लीजिए इवेंट हम हेड आने का, जो मैंने आपको अभी बताया कि हेड आने का अगर इवेंट ई है तो नॉट ई मीन्स हेड नहीं आने का इवेंट नॉट ई होगा। तो किसी भी इवेंट को होना और उसके ना होने का होना दोनों एक दूसरे का कम्प्लीमेंट्री होता है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट मीन्स 2 कम्प्लीमेंट्री इवेंट का सम जो होता है, मतलब दोनों कम्प्लीमेंट्री इवेंट के प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होता है।
जैसे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हेड इक्वल टू 1 होगा। अगर आप डाइस के केस में देखें तो अगर मान लीजिए कि एक डाइस को हम रोल करते हैं और रोल करने के बाद हम बोलते हैं कि 6 आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, तो 6 आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। अगर हम डाइस को रोल किए तो 6 हमारे फेवर में, तो एक ही नंबर है 6, अगर 6 आएगा तो हम जीत जाएंगे। तो 6 आने का जो संभावना है वो 1 है। मेरे फेवर में एक ही नंबर है 6 और टोटल आउटकम कितना है 1 2 3 4 5 6, तो 1/6 हमारा हो गया प्रोबेबिलिटी, क्योंकि हम लोग जानते हैं P = NE/NS होता है। तो 1/6 हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6। नॉट 6, मान लीजिए उसका कम्प्लीमेंट्री हम फाइंड करना चाह रहे हैं, तो कम्प्लीमेंट्री मीन्स 6 नहीं आने का क्या प्रोबेबिलिटी है। तो 6 नहीं आने का मतलब 1 भी आएगा तो 6 नहीं हुआ, 2 अगर आया तो भी वो 6 नहीं हुआ, 3 आया तो भी 6 नहीं हुआ, 4 आया वो भी 6 नहीं हुआ, 5 आया तो भी 6 नहीं हुआ। तो 1 2 3 4 5, 5 में से कोई भी नंबर अगर आ जाता है तो वो 6 तो नहीं हुआ। तो हमारे फेवर में क्या नहीं है, 5 नंबर ऐसे हैं जो हमारे फेवर में नहीं है। तो नॉट 6 में क्या हो जाएगा, मेरे फेवर में नहीं है 5/6, तो 5/6 हमारा नॉट 6 हो गया और प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 हो गया 1/6। 1/6 प्लस 5/6 अगर आप करेंगे तो 5 + 1 6/6 = 1 हो जाएगा। नॉट ई को हम लोग ई बार से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं कहीं ई डैश भी लिखा जाता है। तो हमेशा आप याद रखें कि किसी भी इवेंट के होने का प्रोबेबिलिटी प्लस उस इवेंट के नहीं होने का प्रोबेबिलिटी, मीन्स दो कम्प्लीमेंट्री इवेंट के प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है वो ऑलवेज 1 होता है। ये किसी किसी क्वेश्चन में आपको यूज करना पड़ सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है ना कि किसी भी इवेंट के होने का प्रोबेबिलिटी दे दिया जाता है और बोला जाता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग दैट, मीन्स उसका नहीं होने का क्या प्रोबेबिलिटी है वो आपको फाइंड करना होता है। तो वहाँ पे आप डायरेक्टली इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं और आप उस आंसर को फाइंड कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको कम्प्लीमेंट्री इवेंट भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद मैंने नोट में लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1। मैंने अभी यहाँ पे जस्ट इसमें बताया, जब मैं श्योर इवेंट और इम्पॉसिबल इवेंट बता रहा था, कि मैक्सिमम किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी 1 हो सकता है और मिनिमम 0 हो सकता है। मैक्सिमम कब होगा, जब वो श्योर इवेंट होगा, और मिनिमम कब होगा, जब वो इवेंट इम्पॉसिबल होगा। तो प्रोबेबिलिटी का वैल्यू क्या हुआ, 0 मिनिमम आ सकता है, मैक्सिमम 1 आ सकता है। इट मीन्स प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में वेरी करता है। तो मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है नोट में, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1। इट मीन्स प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट का 0 से बड़ा या बराबर होता है और 1 से हमेशा छोटा या बराबर होता है। लास्ट जो पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है कि अगर मान लीजिए कोई भी आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें जितने भी इवेंट्स आते हैं सारे इवेंट्स के प्रोबेबिलिटी का सम 1 आएगा ऑलवेज। जैसे मान लीजिए डाइस के केस में आप प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं, तो उसमें 6 इवेंट हैं, 1 2 3 4 5 6। तो मान लेते हैं 1 आने का जो इवेंट है उसका E1 मान लेते हैं, दूसरा इवेंट E2, तीसरा इवेंट E3, चौथा इवेंट E4, पांचवा इवेंट E5 और छठा इवेंट जो हमारा है E6 मान लिए। तो 6 हमारा इवेंट अलग अलग हो गया, क्योंकि हम सिंगल जो हमारा आउटकम होता है उसको हम लोग इवेंट कहते हैं। मैंने आपको इसी वीडियो में शुरू में बताया है कि ईच आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड इवेंट। तो जो आउटकम्स का हर आउटकम होता है, हर आउटकम को हम लोग क्या कहते हैं, इवेंट कहते हैं। तो डाइस के केस में 6 इवेंट्स हैं, सारे इवेंट्स के प्रोबेबिलिटी का जो सम होगा ना वो 1 होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 पहला हो गया, दूसरा का हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, तीसरा हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, चौथा हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E4, फिर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E5, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ E6, और सारे प्रोबेबिलिटी का सम जो होगा ऑलवेज 1 होगा। इसका यूज जब आप RS अग्रवाल अगर आप सॉल्व करेंगे तो RS अग्रवाल के क्वेश्चन में अगर आप सेकंड एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे इस तरह के प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने होंगे,
जहाँ पे आपको अलग अलग जो है इवेंट्स दिए हुए रहते हैं, जिसमें 2 इवेंट का आपका प्रोबेबिलिटी दिया रहता है, तीसरे इवेंट का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना होता है। तो वहाँ पे क्या करना होगा, तीनों इवेंट्स के प्रोबेबिलिटी के सम को 1 लेना होगा, उसके बाद 2 का वैल्यू आपको दिया रहता है, तीसरा आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो ये आप हमेशा याद रखें कि जितने भी इवेंट्स होते हैं, जब आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसमें वेल डिफाइंड आउटकम आता है, तो जितने भी उसके इवेंट्स हैं, सारे इवेंट के प्रोबेबिलिटी का जो सम होगा वो हमेशा 1 आएगा। अगर आपको ये प्रूफ करना है तो मैं ये प्रूफ भी कर देता हूँ डाइस के केस में। मान लीजिए 1 यहाँ पे E1 जो है मैंने 1 को माना है, तो 1 के आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, ये सिंगल एक आउटकम है जो हमारा फेवर में है, तो 1/6 होगा। तो ये 1/6 हो गया, प्लस E2 2 आने का क्या हो गया, 2 सिंगल है तो फेवर में हमारा सिर्फ 2 होगा, और टोटल 6, तो इसका भी 1/6। इसी प्रकार सारे का 1/6 हो जाएगा क्योंकि सारा सिंगल ही है। और जब सारे को हम लोग सम करेंगे तो क्या हो जाएगा, LCM 6 आएगा, 1 + 1 + 1 + 1 + 1 इक्वल टू हमारा हो जाएगा 6/6 इक्वल टू 1। तो हम लोगों ने ये प्रूव भी कर लिया। तो हमेशा याद रखें इस कॉन्सेप्ट को कि प्रोबेबिलिटी जो होता है सारे इवेंट्स का, किसी भी एक्सपेरिमेंट के सारे इवेंट्स के प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होता है। और दूसरा जो है प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट का 0 से बड़ा या बराबर होगा। इट मीन्स मिनिमम 0 हो सकता है और मैक्सिमम 1 हो सकता है। ये जो है इस वीडियो का अंतिम पॉइंट था। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने जितना भी पॉइंट्स जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स प्रोबेबिलिटी का है, मैंने इस वीडियो में सारा जो है आपको कंप्लीट कर दिया। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।